ओके, सो हाउ इज एवरीवन? बढ़िया सभी लोग? एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? चलिए ग्रेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी प्रेयर के साथ स्टार्ट करेंगे। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, प्लीज हेल्प मी स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, प्लीज हेल्प मी मेंटेन अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स। Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चलिए स्टार्ट करें। तो आज का जो सेशन है वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। किस चीज को डेडिकेटेड है? आज का सेशन पूरी तरीके से डेडिकेटेड है आपकी रीडिंग और आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को। बहुत ज्यादा माइंड बॉगलिंग सेशन होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में। आज के सेशन में हम रीड करना सीखेंगे, रीड करके चीजों को समझना सीखेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंक्रीज करना सीखेंगे। तो बैक टू बैक हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। आपको पैराग्राफ्स दिए गए होंगे, उन पैराग्राफ्स के बेसिस पे आपको बैक टू बैक क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। होमवर्क दिया था मैंने, चलो एक बार मैं फाइल अपलोड कर देती हूँ होमवर्क वाली, और सबसे पहले होमवर्क वाले क्वेश्चन को ही हम डिस्कस कर लेते हैं। तो होमवर्क में आपको मैंने क्या दिया था, ये चीज तो मुझे भी एक बार देखनी पड़ेगी। एक मिनट, कौन सी डेट का था? 4 दिसंबर ना? हाँ, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया था। हाँ जी, नहीं ये फाइल नहीं थी, एक मिनट को। 5 दिसंबर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था। एक सेकेंड, मुझे लग रहा है फाइल ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आप मुझे, अच्छा मुझे याद आ गया, ओटीटी करके क्वेश्चन, ओटीटी वाला पैसेज था। हाँ जी, सो दिस वॉज द आरसी फॉर यू। हाँ, करके लाए हैं सभी लोग, एवरीवन? चलो डिस्कस करते हैं, फिर आज की क्लास से आगे बढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं सबसे पहले इसको। द इंक्लूजन ऑफ ओवर द टॉप और ओटीटी कम्युनिकेशन सर्विसेज, तो जो इनका इंक्लूजन है विद इन द एम्बिट ऑफ, एम्बिट मींस इसके स्कोप में, नहीं पोल तो हम आगे आज के क्वेश्चन में करेंगे, होमवर्क के क्वेश्चन में पोल नहीं। समझ लेते हैं, देखते हैं कितने लोगों के कितने आंसर्स ठीक निकले। ऑफ द ड्राफ्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल दैट वाज अनवील्ड, अनवील्ड मींस लोगों के सामने आया, डिस्क्लोज किया गया रिसेंटली पब्लिक कमेंट्स के लिए। एक ऐसा फीचर है जिसकी वजह से बहुत लोगों का ध्यान गया, बहुत लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट किया है। इसका मतलब क्या है और ये क्यों एक बहुत बड़ी डील है? सबसे मेन आर्ग्यूमेंट इसको वापस लाने में, इसको इंक्लूड करने में क्या था कि सेम सर्विस सेम रूल्स हो। ऊपर से लॉजिकल लगता है कि जो कम्युनिकेशन सर्विस है, चाहे वो टेली कम्युनिकेशन दे या ओटीटी दे, ये सब सेम होना चाहिए, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। सेम सर्विस का मतलब ये होता है कि यूजर की तरह मैं एक को दूसरे से एक्सचेंज कर सकूं अपनी खुद की इच्छा से, वॉल्यूशन मींस इच्छा से। लेकिन ओटीटी प्रोवाइडर जो है, जिसमें कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, वो कस्टमर तक नहीं पहुंच सकती बिना टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के। तो ओटीटी को अगर पहुंचना है तो इंटरनेट तो चाहिए, इंटरनेट के लिए उसे जियो चाहिए या फिर कोई एयरटेल चाहिए या वोडाफोन चाहिए। तो ओटीटी और टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज सेम नहीं हो सकती। बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, उल्टा ट्रू नहीं है। ओटीटी नहीं होगा तो कोई रुकावट नहीं है टेलीको के लिए अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। ओटीटी कम्युनिकेशन सर्विसेज एप्लीकेशंस होती हैं या वैल्यू एडेड कम्युनिकेशन सर्विसेज होती हैं जो बेसिक कम्युनिकेशन सर्विसेज पे चलते हैं, जो टेलकोस प्रोवाइड करते हैं।
पहले पैसेज समझ लेते हैं, पैसेज को समझना बहुत जरूरी है। दो चीज होती है, एक है आपके टेलकोस और एक है आपका ओटीटी। पहले समझते हैं ये दोनों है क्या। टेलकोस का मतलब हो गया जो आपको इंटरनेट की सर्विसेज दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जियो एक टेलको है, फॉर एग्जाम्पल एयरटेल एक टेलको है, वोडाफोन एक टेलको है। ओटीटी सर्विसेज होंगी, जैसे आप नेटफ्लिक्स चलाते हो तो ये एक ओटीटी सर्विस है, आप Amazon प्राइम चलाते हो ये एक ओटीटी सर्विस है। अब तो एक रूल बनाया गया जिसको क्या बोला गया, जिसको बोला गया कि ओटीटी सर्विसेज को कम्युनिकेशन सर्विसेज में इंक्लूड किया गया, और एक ऐसा रूल बनाया गया। तो उन्होंने क्या बोला सरकार ने कि हम इसको इंक्लूड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि दोनों के ऊपर सेम रूल्स लगे। बट ऑथर ने बोला कि भाई ये तो बड़ा गलत कर रहे हो तुम। क्यों? ओटीटी को चलने के लिए इसकी जरूरत है, क्या ऐसे नेटफ्लिक्स को चलने के लिए जियो के इंटरनेट की जरूरत है, नेटफ्लिक्स को चलने के लिए एयरटेल की जरूरत है, नेटफ्लिक्स को चलने के लिए वोडाफोन के नेट की जरूरत है। तो ओटीटी इस पे डिपेंडेंट है, लेकिन ये तो इस पे डिपेंडेंट नहीं है। जियो के नेट को चलने के लिए नेटफ्लिक्स की जरूरत नहीं है, एयरटेल के नेट को चलने के लिए प्राइम की जरूरत नहीं है। तो ऑथर ने यही बोला कि ओटीटी तो बिना टेलको के नहीं पहुंच सकता, लेकिन टेलको को ओटीटी की कोई जरूरत नहीं है। क्या पैसेज समझ आया सभी को? एवरीवन? चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। स्टक हो रहा है क्या? मैं एक बार रिएक्शंस वगैरह ऑफ कर देती हूँ तो स्टक होना बंद हो जाएगा, इन लोगों का स्टक हो रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द लैटर, लैटर का मीनिंग क्या है? टेलको। तो जो टेलको है वो कैरियज है। कैरियज का मतलब क्या है? वो एप्लीकेशंस को के लिए कैरियर है, इंटरनेट है। और जो पहला है वो एप्लीकेशन है भाई, जैसे ग्रुप एंड वीडियो कम्युनिकेशन की कोई एप्लीकेशन है, कोई एप्लीकेशन है। तो टेलकोस जो है क्यों चाहते हैं, वाई आर टेलकोस रूटिंग फॉर कि ओटीटी को, ओटीटी कम्युनिकेशन सर्विसेज को इसके अंदर लाया जाए। क्वाइट सिंपली वो बस ये चाहते हैं कि वो उनके पास जो पावर है वो बनी रहे। ओटीटी सर्विसेज में टेलको को डेटा कम मिलता है और उसको बहुत ज्यादा टैरिफ नहीं मिलता है। ये जो आर्बिट्रेज है ये गलत है और इसको खत्म कर दिया जाएगा, आज नहीं तो कल। बाइटिंग द बुलेट, मुश्किल चीजों को झेलना इस समय ज्यादा सेंस करता है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंटरप्रिटेशन से। कॉन्वर्सली इसके ऑपोजिट बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं कि भाई ओटीटी को बाहर रखो टेलीकॉम लॉ से। टेलीकॉम लॉ तो क्या करता है, टेलीकॉम लॉ तो किस तरीके से कैरियज है, इंटरनेट क्या सर्विसेज दे रहे हैं वो सब जज करता है, तो ओटीटी को बाहर ही रखो। ओटीटी जो है ऑलरेडी आईटी एक्ट के अंदर आता है और चलता रहेगा, डिजिटल इंडिया एक्ट के अंदर बना रहेगा। इसको आप टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के अंदर क्यों लाना चाहते हो? ये चाहे एनक्रिप्शन हो, एनक्रिप्शन मींस डेटा को एनक्रिप्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब भी आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हो तो नीचे लिखा हुआ आता है योर डेटा योर मैसेज इज नाउ बीन एनक्रिप्टेड। तो एनक्रिप्टेड मींस कोड फॉर्म में डालना। डेटा स्टोरेज हो, चाहे डेटा को इंटरसेप्शन हो या कोऑपरेशन हो। लॉ इंटरसेप्शन मींस बीच में आके डील्स करना हो, कोऑपरेट करना हो। ओटीटीज को आप रेगुलेट कर सकते हो, लेकिन ओटीटीज ना ही लाइसेंस्ड होती है ना ही प्री ऑथराइज्ड होती है। तो ऑथर पूरे पैसेज में चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहे हैं? ऑथर सिर्फ, सबसे पहले तो ऑथर की टोन कैसी है? ऑथर बुराई कर रहे हैं। ऑथर की टोन कैसी है? ऑथर जो है क्रिटिकल है। ऑथर क्या कह रहे हैं कि भाई तुम ओटीटी को और टेलीकम्युनिकेशन को, टेलकोस को सेम कैसे मान सकते हो? तुम इनको, जो बिल इनके लिए है उसमें इसको कैसे इंक्लूड कर सकते हो? तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है। ओटीटी आईटी एक्ट के अंदर आता है तो उसको टेलीकम्युनिकेशन बिल के अंदर मत लाने की कोशिश करो। आईटी एक्ट में आता है, आईटी एक्ट में ही आने दो। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें, इन दोनों के ऊपर सेम लॉ नहीं हो सकता। क्लियर सभी को? कोई परेशानी? समझ आया सभी को पैसेज? चलो अब हमें अगला स्टेप क्या करना है? द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? द नेक्स्ट स्टेप इज क्वेश्चंस। पहले आप चाहते हो आपको थोड़ा सा टाइम दो क्वेश्चंस करने के लिए, 30 सेकेंड का टाइम है। आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओटीटी को टेलीकम्युनिकेशन बिल में क्यों लाया जा रहा है? सभी लोग बता दोगे अगर पैसेज समझ में आया है तो। ओटीटी को टेलीकम्युनिकेशन बिल में क्यों लाया जा रहा है? व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल? क्या कह रही है सरकार कि हम ओटीटी को इसलिए टेलीकम्युनिकेशन में लेके आ रहे हैं?
हाँ जी, क्यों लेके आया जा रहा है? क्लियरली मेंशन था पैसेज में, सेम सर्विस सेम रूल्स। मेन आर्ग्यूमेंट क्या है इसके इंक्लूजन के पीछे कि अगर सर्विस सेम है तो रूल्स भी सेम होने चाहिए। अब ऑथर कह रहा है सरकार को कौन समझाए कि सर्विस सेम है ही नहीं, दो अलग अलग चीजें हैं। तो आंसर इज एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं, हाँ रूल्स सेम होने चाहिए, चाहे टेलकोस दे चाहे ओटीटी दे, सेम रूल्स होने चाहिए। गवर्नमेंट ये कह रही है, ओटीटी को मनाने की कोशिश करिए कि तुम लाइसेंस ले लो, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। रेगुलेटरी बॉडी नजर रखेगी हर कदम पे, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। तो आंसर इज बी। कोई परेशानी? चलो, अच्छा एक चीज और, कल मैंने आप लोगों को वो कैप शेयर कर दी थी तीनों दिन के आरसीज की, सभी को मिल गई थी। अब ये चीज रेगुलर बेसिस पे होगी, तो जो जो हम परफेक्शन क्लास में पढ़ेंगे उसमें जो जो डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे उनकी मैं आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे टेलीग्राम पे पीडीएफ शेयर करती रहूंगी, जिससे कि आप उसको एक बार रिवाइज भी कर सको। चलो नेक्स्ट, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हाँ, टेलकोस क्यों चाहते हैं कि ओटीटी आ जाए? टेलकोस क्यों चाहते हैं कि ओटीटी आ जाए? क्या पढ़ा था पैसेज में? सी वाले बच्चे महापापी हैं जिन लोगों ने गलत आंसर दिया है, उनको लग रहा है कि हमारे साथ ओटीटी आ जाएंगे तो हम बैलेंस आउट हो जाएंगे। उनको लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो रहा है टेलीकोस के लिए ऑपरेट करना, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा हुआ कि उनके लिए मुश्किल हो रहा है ऑपरेट करना। वो एक्सपैंड करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जियो चाहता है कि मेरे अंदर ही नेटफ्लिक्स आ जाए। क्या ऐसा लिखा हुआ है कि टेलकोस चाहते हैं कि ओटीटी हमारे अंदर मर्ज कर जाए? नहीं, टेलकोस चाह रहे हैं कि जो आर्बिट्रेज है, आर्बिट्रेज का मीनिंग क्या होता है, जो उनको फायदा होता है, बेनिफिट होता है वॉइस और डेटा टैरिफ की वजह से, वो इंटेंड टू मेंटेन दी आर्बिट्रेज, वो आर्बिट्रेज मेंटेन करना चाहते हैं वॉइस और डेटा टैरिफ्स में बाय इनकॉर्पोरेटिंग ओटीटी कम्युनिकेशन सर्विसेज, कि ये सर्विसेज अगर आ जाए तो उनसे क्या होगा, उनको फायदा होगा। क्लियरली मेंशन भी था ये। आर्बिट्रेज का मीनिंग पता है वैसे क्या होता है? आर्बिट्रेज का वैसे मीनिंग होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक जगह कोई सामान 20 रुपए का है, दूसरी जगह वो सामान 25 रुपए का है, तो आपने क्या किया, यहां से खरीदा यहां बेच दिया, तो आपको जो फायदा हुआ वो क्या हुआ, हाँ जो प्राइस डिफरेंस का प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं आर्बिट्रेज। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है समझाती हूँ, यहाँ पे क्यों रेलेवेंट हो गया। आप किसी को कॉल करते हो, जियो के नंबर से किसी को कॉल कर रहे हो, तो जियो को पैसा मिल रहा है, आप पैकेज डलवाओगे, रिचार्ज करवाओगे। अब हुआ क्या, ये ओटीटी कम्युनिकेशन सर्विसेज के आने की वजह से अब कोई कॉल नहीं करता, अब लोग ना डायरेक्ट वीडियो कॉल कर लेते हैं, लोग डायरेक्ट हाँ इंटरनेट से कॉलिंग कर लेते हैं, जिससे कोई पैसा नहीं लगता। तो नुकसान किसका हुआ? नुकसान हो रहा है जियो का, कि लोग क्या कर रहे हैं, जियो के फोन कॉल की सर्विसेज को ना यूज करके ओटीटी कम्युनिकेशन की सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। तो इस चीज को रिमूव करने के लिए और इस चीज को मैनेज करने के लिए टेलकोस क्या चाह रहे हैं कि ओटीटी के ऊपर भी वही रूल्स लगे जो हमारे ऊपर लग रहे हैं, जिससे कि नुकसान ना हो टेलकोस को। तो यही चीज बोली गई है यहाँ पे। क्या समझ में आया क्या इस चीज का क्या कॉन्टेक्स्ट है? तो वही चीज बोली गई है कि ये चाहते हैं कि जो आर्बिट्रेज है वॉइस और डेटा टैरिफ्स के बीच में वो मेंटेन रहे, कि ओटीटी कम्युनिकेशन सर्विसेज भी उसी में आ जाए। तो आंसर इज व्हाट? डी। कोई परेशानी किसी को भी? बेटा
ओटीटी का मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ नेटफ्लिक्स वगैरह ही हो। ओटीटी कैन बी आपके वो भी होते हैं जिसमें वीडियो कॉल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप इज ऑल्सो ओटीटी, फॉर एग्जाम्पल स्काइप इज ऑल्सो ओटीटी। और क्या होते हैं वीडियो कॉल, और भी जो जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं, हाँ दे आर सब ओटीटी में आता है। ओटीटी इज ओवर द टॉप सर्विसेज, मतलब जो आपको फोन के ऊपर जो एक्स्ट्रा सर्विसेज मिल रही हैं, एवरीथिंग कम्स इन ओटीटी। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ नेटफ्लिक्स और प्राइम हिट ओटीटी में आता हो, ऑल ऑफ देम आर ओटीटीज। टेलीग्राम इज ऑल्सो एन ओटीटी, राइट। कोई परेशानी किसी को भी? आगे बढ़े, चलो। बाइटिंग द बुलेट का मीनिंग बता दो मुझे। ये तो बता दो, ये तो अभी अभी कल ही तो पढ़ा था प्रोफेशन की क्लास में। बाइटिंग द बुलेट, आप बुलेट खा रहे हो, इसका मतलब क्या है? बड़ा ही मुश्किल काम है जो आपको करना पड़ रहा है, दैट मीन्स बाइटिंग द बुलेट। स्ट्रगल कर रहे हो प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए? नहीं। मदद मांग रहे हो? नहीं। आपको मुश्किल चीज झेलनी पड़ रही है। तो बाइटिंग द बुलेट का मीनिंग क्या होता है? मुश्किल चीज को झेलना। डिसीजंस को चेंज करना है? नहीं। आंसर इज सी। अब कुछ लोगों ने क्या किया, जल्दी जल्दी में एक को आधा अधूरा सा पढ़ा और आंसर कर दिया। स्ट्रगल करना, प्रॉब्लम से कोई छुटकारा पाने की अपनी भावनाएं लगा दी कि कुछ दिक्कतें चल रही हैं, उन दिक्कतों से छुटकारा पाना है, इसलिए संघर्ष कर रहे हैं, उसको बाइटिंग द बुलेट कहते हैं। नहीं बेटा, बाइटिंग द बुलेट का मतलब होता है कि आपको कोई मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, किसी मुश्किल को झेलना पड़ रहा है। चलो, कौन कौन से स्टेटमेंट्स फॉल्स है बताएंगे? कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपको फॉल्स लग रहे हैं? ध्यान से पढ़ के बताएंगे, घोटाला कोई नहीं करेगा। हे प्रभु, सबसे पहले मैं इन महापापियों से बात करना चाहूंगी। आप पता है क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो व्हाट्सएप को चलाने के लिए, नहीं, आप कह रहे हो इंटरनेट को चलाने के लिए व्हाट्सएप होना चाहिए फोन में, नेटफ्लिक्स को चलाने के लिए नेटफ्लिक्स नहीं, इंटरनेट को चलाने के लिए नेटफ्लिक्स होना चाहिए फोन में, आप ये कह रहे हो। एग्जिस्टेंस ऑफ ओटीटी रिक्वायरमेंट नहीं है टेलकोस के लिए, ट्रू है ये। इंटरनेट को चलने के लिए नेटफ्लिक्स की जरूरत नहीं है। इंटरनेट को चलने के लिए व्हाट्सएप की जरूरत नहीं है। महापापी अवार्ड। चलो, ओटीटी कम्युनिकेशन सर्विसेज कैरिएज की डोमेन में, कैरिएज मींस जो नेटवर्क जा रहा है, नेटवर्क की डोमेन में नहीं, नेटवर्क की डोमेन में तो इंटरनेट है। इसकी डोमेन कौन सी होती है? एप्लीकेशन की। ये एप्लीकेशन की डोमेन में आती है। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज वो कैरिएज की डोमेन में आती है, तो ये फॉल्स है। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स और जो ओटीटी है वो ऑल्टरनेटिव नहीं है दूसरे के, सही बात है। इंटरनेट नहीं होगा तो व्हाट्सएप से काम चल जाए। ऑल्टरनेटिव क्या होते हैं कि एक नहीं है तो दूसरा काम कर दे, तो दूसरा नहीं है तो पहला काम कर दे, उसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव। तो क्या इंटरनेट और व्हाट्सएप एक दूसरे का ऑल्टरनेटिव है कि अगर इंटरनेट नहीं है तो व्हाट्सएप से काम चल जाएगा, और अगर व्हाट्सएप नहीं है तो इंटरनेट से काम चल जाएगा? नहीं है ऑल्टरनेटिव्स, ट्रू है। ओटीटी कम्युनिकेशन सर्विसेज आईटी एक्ट के अंदर आती है, तो ऑथर ने पैसेज में बोला ही था कि ये ऑलरेडी कहां आ रही है? आईटी एक्ट के अंदर आ रही है। तो ये भी क्या है? ट्रू है। हमने क्वेश्चन मिस कर दिया क्या?
अच्छा ये तो सेम था, सॉरी। तो दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज ट्रू। तो आंसर इज बी। समझ आ रहा है सभी को? एरोनियस का मुझे सिनोनिम बता दो। बिना घोटाला किए। मैम हमने तो वर्ड मैचिंग कर ली। ओयूएस ओयूएस, मजा आ गया। और तुक्के की बात है, सही भी निकल गया। चलो, एरोनियस मीन्स कोई चीज जो गलत है, मतलब जिसमें कोई ना कोई फॉल्ट है। स्क्वांडर का मीनिंग होता है वेस्ट करना। ये वर्ब है, इसको हम पार्ट ऑफ स्पीच से भी कर सकते थे। ये एक एडजेक्टिव है। डिसडेन का मीनिंग होता है किसी को आप समझ रहे हो वो इंसान वर्दी ही नहीं है, तो उस चीज को, उसको लेके आप क्या कर रहे हो, आप उसको डिसडेन कर रहे हो। इसका मतलब आप उसको किसी भी चीज के लायक ही नहीं समझते। ये एक तरह की फीलिंग है दैट समवन इज अनवर्दी। समवन इज अनवर्दी। रैम्पेंट वो चीज बहुत जगह फैली हुई है, राइफ है, परवेसिव है, कॉमन है, ये भी एक एडजेक्टिव है, ये एक नाउन था। फैलेशियस एरोनियस है, कहीं ना कहीं कोई। मैम हमने एरर को और फॉल्स को मिक्स समझ लिया एक जैसा। चलो ऐसे भी समझ सकते हो, एरर और फॉल्स मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आंसर इज डी। चलो नेक्स्ट, कन्वर्स का एंटोनिम बताना है। ग्रम्बल करना, चिड़चिड़ाना किसी बात पे, बकर बकर करना किसी बात पे, ग्रम्बल करना, कंप्लेन करना किसी चीज को लेके, बहुत ही खराब मूड में। इक्विवेलेंट मीन्स मैच कर रहा है। कन्वर्स मीन्स ऑपोजिट है, मैच नहीं कर रहा। चलो एंटोनिम है। विथर का मीनिंग होता है मुरझा जाना, ड्राई अप हो जाना। टेनेशियस कोई इंसान बहुत फर्म हो, वहीं अड़ा हुआ हो। तो आंसर एंटोनिम क्या हो गया, इक्विवेलेंट। कोई परेशानी किसी को भी, किसी भी प्रकार की। अब आ जाते हैं आज के क्वेश्चंस पे। तो लेट्स मूव टू टुडेज क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपकी स्क्रीन पे फाइल अपलोड कर देती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। एंड दिस इज द फाइल ऑन योर स्क्रीन। अब मजा आएगा। अब सिर्फ रीडिंग 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 करनी है, और जो पढ़ के समझ आया है या नहीं आया है उसको चेक करना है। मैं सोच रही हूँ क्विज फॉर्मेट में करा दूं, क्या कहते हो? जो बच्चे कह रहे हैं मैम मिक्स क्वेश्चंस कराइए, कल मिक्स्ड ही करेंगे। कल पूरा पूरे मॉक टेस्ट करने वाले हैं। फ्राइडे है कल। चलो फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग पहले। रीडिंग करनी है, 1 मिनट का टाइम है सभी के पास। सो यू हैव 1 मिनट विद यू।
क्वेश्चन, क्वेश्चंस इजी है, अगर पढ़ के समझ में आ रहा है तो क्वेश्चंस का आसानी से आंसर दे दोगे, तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ के आंसर दीजिएगा। तीन पैराग्राफ्स एक साथ करेंगे। थर्टी सेकेंड्स है रीडिंग के लिए। फोर्टी 45 seconds for reading. हाँ जी, स्कोर्स एवरीवन आउट ऑफ 3। चलो डिस्कस करते हैं तीनों, फिर उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न पर आएंगे। बहुत प्यारे प्यारे पैटर्न्स करने वाले हैं आज हम। तो पहला पैटर्न जो हमने किया इट वाज शॉर्ट पैराग्राफ्स, जिसमें बेसिकली इन्फ्लुएंस वाले क्वेश्चंस थे। चलो, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस के बाद भी इंडिया जो है बहुत पीछे है जेंडर इक्वालिटी में, सोसाइटी और पॉलिटिक्स में। जो पार्लियामेंट है उसमें 15% वुमेन लेजिस्लेटर्स हैं, जो हाईएस्ट रहा है अपनी हिस्ट्री में,
लोकसभा में सिर्फ 82 वुमेन मेंबर्स हैं। 2023 में बहुत बड़ा गैप था पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में। डेटा कहता है कि लगभग 162 साल लगेंगे जेंडर इक्वालिटी में आने में, और ग्लोबल क्लोजर रेट जो है दुनिया में जो रेट है वो लगभग 22.1% है। चलो पहले मुझे बताओ जेंडर इक्वालिटी है या नहीं पैसेज के हिसाब से। जेंडर इक्वालिटी है या नहीं है? नहीं है। टोन कैसी है? बहुत बार इन्फ्लुएंस के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ टोन से ही हो जाते हैं। टोन इज व्हाट? टोन इज नेगेटिव। चलो तो कौन कौन से इन्फ्लुएंसेस जो हैं हम डिराइव कर सकते हैं। प्रोग्रेस के बावजूद भी बहुत ज्यादा जेंडर गैप है, और अगर इसी रेट पे चलता रहा तो बहुत लंबा टाइम लगेगा जेंडर इक्वालिटी को पाने में। बिल्कुल सही बात है। इंडिया ने प्रोग्रेस करी है जेंडर इक्वालिटी में? नहीं, प्रोग्रेस की तो हम बात ही नहीं कर रहे। हमारी टोन नेगेटिव है तो इन्फ्लुएंस कभी भी पॉजिटिव टोन का नहीं हो सकता। अगर पैसेज की टोन नेगेटिव है तो इन्फ्लुएंस कभी भी पॉजिटिव टोन नहीं हो सकता। इंडिया की जो प्रोग्रेस है बहुत ही बढ़िया है, कमेंडेबल है, नहीं हो सकता क्योंकि फिर से इसकी टोन पॉजिटिव है। कमेंडेबल मीन्स तारीफ के लायक, तो ऑथर तारीफ नहीं कर रहे हैं, ऑथर बुराई कर रहे हैं, तो से भी नहीं हो सकता। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज ओनली ए। कोई परेशानी किसी को भी? चलो अगले पर आते हैं। बलूचिस्तान में क्या फैल रहा है? आउटब्रेक मीन्स फैल रहा है। क्रिमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर, हेमरेजिक बोलेंगे इसको, हेमरेजिक फीवर। तो ये फीवर फैल रहा है जिसको कॉन्गो वायरस बोल रहे हैं। अभी तक 20 लोग हैं जो इस वायरस से मर चुके हैं, डॉक्टर की भी डेथ हो चुकी है। WHO के हिसाब से ये जो वायरस है ये नायरो वायरस के हिसाब से हो रहा है। मीडिया रिक्वेस्ट कर रही है अथॉरिटीज को कि इस वायरस का जो फैलना है इसको सीरियसली ले और कोशिश करे कि सारे के सारे स्टेक होल्डर्स जो जितने भी लोग जो है इन्वॉल्व हैं वो इसके फैलने को रोक पाए। कंटेन मींस स्टॉप कर पाए फैलना इसका। चलो देखते हैं कौन कौन से पैसेजेस कह सकते हैं। कॉन्गो वायरस आउटब्रेक की वजह से फैटलिटीज हुई है, डेथ हुई है। चलो ठीक है, डॉक्टर की डेथ हुई है जिसकी वजह से मीडिया रिक्वेस्ट कर रही है कि अथॉरिटीज और स्टेक होल्डर सब लोग मेहनत करें और इसका सोल्यूशन निकालें और इसके फैलने को रोकें। बिल्कुल सही है। टिक्स जो है कॉमन कैरियर है। ये जो वायरस है ये फैल सकता है इन्फेक्टेड एनिमल ब्लड टिश्यूज। कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ऐसे तो दूर दूर तक कोई बात ही नहीं हुई। कॉन्गो वायरस मेनली पर्सन टू पर्सन फैलता है, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई है, ये भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। तो आंसर वाज अगेन ओनली ए, सिर्फ और सिर्फ ए आंसर है। तीसरा क्वेश्चन, मैम कैन बी लिखा हुआ है तो कुछ भी हो सकता है, तो आपके हिसाब से तो जब भी कैन बी लिखा हमेशा आंसर ई होना चाहिए, ऑल ए बी एंड सी। हाँ, जब भी कैन बी लिखा हो तो कुछ भी सकता है ना, तो आपके हिसाब से तो हमेशा आंसर फिर ई होगा, ऑल ऑफ ए बी एंड सी, क्योंकि कैन बी लिखा है मैम। कैन बी पैसेज के हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं लगानी कि इंसानों में फैलता है जानवरों से फैलता है। जब लिखा ही नहीं हुआ है पैसेज में कैसे फैलता है, तो कैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग लगा दोगे कि जानवरों को जानवरों फैलता है या इंसानों के इंसानों में फैलता है। मैम फैल रहा है तो, और इंसानों की डेथ हुई है तो मेनली इंसानों में ही फैला होगा। कैसे पता आपको मेनली इंसानों में ही फैला होगा? कैसे लगाइए अंडरस्टैंडिंग? कहाँ लिखा हुआ है कि मेनली इंसानों के इंसानों में ही फैल रहा है? कहां से लगाइए अंडरस्टैंडिंग, बताओ। कांट से नहीं कह सकते भाई, हमें नहीं पता, हो सकता है जानवरों में ज्यादा फैल रहा हो। चलो, एक इनिशिएटिव लिया कंट्री के साइंटिस्ट ने एंड हॉक लाइक का मतलब क्या होता है? बिल्कुल चील वाली नजर, चील वाली बाज वाली नजर, मतलब बहुत ही ध्यान रखना। तो बहुत ही ज्यादा जुडिशरी ध्यान रख रहा है, तो इसकी वजह से उम्मीदें बड़ी हैं कि पोल्यूशन जो है फेस्टिव सीजन को खराब नहीं करेगा आने वाले सालों में। जो IARI है उसने एक राइस वैरायटी बनाई है जो उतनी ही प्रोडक्टिव है जितनी करंट वाली है, लेकिन ये जल्दी मैच्योर हो जाती है। इससे क्या होगा, जो हार्वेस्टिंग होगी, जो कटाई होगी, वो अक्टूबर के पहले स्टार्टिंग में ही हो जाएगी। तो फार्मर्स के पास अच्छा खासा टाइम होगा अगली क्रॉप को प्रिपेयर करने के लिए, और इसकी वजह से जो स्टबल बर्निंग का मेन कारण है वो खत्म हो जाएगा। फार्मर्स स्टबल बर्निंग नहीं करेंगे। सभी को पता है स्टबल बर्निंग क्यों होती है? एक क्रॉप उगाई, अब अगली क्रॉप उनको तुरंत उगानी है, तो वो क्या करते हैं, पूरे फार्म को जला देते हैं, जिससे क्या होता है पूरी लैंड साफ हो जाती है, फिर दूसरी वाली क्रॉप को उगाते हैं। और इस स्टबल बर्निंग की वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है।
तो अब एक नई तरह की राइस वैरायटी बनाई जा रही है जिससे कि फार्मर्स को बीच में गैप मिल जाएगा और उनको स्टबल बर्निंग नहीं करनी पड़ेगी। स्टबल बर्निंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कॉकटेल मींस मिक्सचर, एक मिक्सचर हो जाता है टॉक्सिन्स का, जहरीले पदार्थों का एयर में नॉर्थ इंडिया में। एडिटोरियल भी आया था लेइंग पराली टू रेस्ट, कि अब पराली को रेस्ट करवा दो, मतलब वो पराली नहीं फॉलो होगी। उसने भी बोला कि इसके साथ क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट होना चाहिए, बहुत जोरों शोरों से एनफोर्समेंट होना चाहिए, लागू होना चाहिए, पल्यूटर पे प्रिंसिपल, मतलब कोई भी अगर पोल्यूशन करेगा तो उसको पे करना पड़ेगा। चलो देखते हैं क्वेश्चंस, कौन कौन से इन्फ्लुएंसेस डिराइव कर सकते हो। एक बहुत ही फास्ट मैच्योर करने वाली राइस वैरायटी आई है, ये कहती है कि एडवांसमेंट हो रहा है और इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है वो रुक जाएंगी। बिल्कुल मैच कर गया। तो नई वैरायटी आई है जितनी तेजी से मैच्योर हो जाएगी, इससे क्या होगा, स्टेबल बर्निंग की जो जरूरत है वो कम हो जाएगी, इसकी वजह से पोल्यूशन कम हो जाएगा। बिल्कुल मैच हो गया। तो जो मेंशन हुआ है कि हॉक लाइक मॉनिटरिंग, जुडिशरी बहुत ज्यादा बाज वाली नजर रख रही है, बहुत ज्यादा नजर रख रही है, ये कहता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है कि लोग जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें और एम्फेसाइज किया जा रहा है पल्यूटर पेज प्रिंसिपल पे। ये भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, सारे ही इन्फ्लुएंस है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ए बी एंड सी। कोई परेशानी किसी को भी, अगर पैसेज समझ में आए तो आसानी से आ जाएगा। अब आते हैं बड़े ही प्यारे पैटर्न पे। ये था वार्म अप आज की क्लास का। वार्म अप डन। नाउ लेट्स मूव टू अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल पैटर्न। और वो क्या है, पहले आपको दिखा देती हूँ वो ब्यूटीफुल पैटर्न क्या है। वन मिनट, ये सब भी आपको करवाऊंगी, डोंट वरी, मिक्स क्वेश्चंस में करवाऊंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए आप लोगों के लिए, विल डू ऑल ऑफ देम, बट एक आज प्यारा वाला पैटर्न करेंगे इससे पहले। ये सारे क्वेश्चंस करेंगे परफेक्शन में आगे। हाँ, एंड द पैटर्न इज दिस। तो बेसिकली ये पैटर्न क्या है, आरसी प्लस फ्रेजल वर्ब फिलर्स। तो पहले क्या करना है, इतनी शक्ति हमें देना दाता कि हम इनको कर पाए, बिल्कुल कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे, बस रेगुलर हो जाओ एग्जामिनेशन के दिन तक। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले इन चारों फिलर्स को फिल करना है, बताना है कौन सा कहां कहां क्या क्या आएगा, और फिर उसके बाद इस पैसेज की हेल्प से ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले फिल करते हैं, लेट्स ट्राई देम आउट। पहले आप लोग ट्राई करोगे, सबसे पहले इसको रीड करो, आपके पास 45 सेकेंड्स का टाइम है, रीड इट एवरीवन। हाँ जी, पढ़ लिया सभी ने। चलो अब मैं आपको इन सारे फ्रेजल वर्ब का मीनिंग बता रही हूँ, आप लोग मुझे बताना कौन सा फ्रेजल वर्ब पहले आएगा। पुश ऑन, आप किसी चीज को पुश कर रहे हो, या करो ना इस काम को, पुश कर रहे हो, मतलब आप क्या चाहते हो कि वो काम जल्दी जल्दी हो जाए, तो आप क्या कर रहे हो, उस काम को जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश कर रहे हो। मैं आपको ऐसे समझाऊंगी फ्रेजल वर्ब कि आपको याद भी हो, क्योंकि मेन काम क्या होता है, फ्रेजल वर्ब के मीनिंग्स याद करना। अगला है श्रग ऑफ। ये जो ओ डबल एफ ऑफ होता है ना, ये बहुत ही नेगेटिव वर्ड होता है। तो अगर आपने किसी चीज को श्रग ऑफ कर दिया, श्रग ऑफ कर दिया मतलब, श्रग ऑफ कर दिया मतलब उस चीज को फेंक दिया, राइट, रिमूव कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, अवॉइड कर दिया। चलो अगला फ्रेजल वर्ब है कास्ट अबाउट फॉर।
कास्ट अबाउट फॉर, किसी चीज को आप कास्ट अबाउट फॉर कर रहे हो, मतलब सर्च कर रहे हो कि कहीं तो मिल जाए, कहीं तो मिल जाए, यहां मिल सकती है, यहां मिल सकती है। यू आर कास्टिंग अबाउट फॉर इट, मीन्स यू आर लुकिंग फॉर इट। आप उस चीज को क्या कर रहे हो, चाह रहे हो कि आपको वो चीज मिल जाए, लुक फॉर। अगला टेक ऑन, आपने अपने कंधों पे किसी चीज को टेक ऑन कर लिया, कोई चीज वहां थी, आपने टेक ऑन कर लिया, मतलब उस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर ले लिया, उस काम को ले लिया, राइट। अंडरटेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंडरटेक अ टास्क, किसी भी काम को ले लेना, एक्सेप्ट कर लिया, अपने ऊपर ले लिया। चलो नेक्स्ट इज कीप अप, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, कीप अप द गुड वर्क। वाओ, तुम्हारे तुम्हारे 30 आउट ऑफ 30 आए, कीप अप द गुड वर्क, मतलब जारी रखो इस काम को, भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, कीप इट अप, कंटिन्यू करो इसको, राइट। चलो द लास्ट वन इज सी टू, आई विल सी टू इट, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कुछ भी आएगी, आई विल सी टू इट, मैं कर लूंगी भाई, मेरे लिए परेशान मत हो, आई विल सी टू इट, देख लेंगे। हाँ, देख लेंगे का मतलब क्या होता है, कर लेंगे ना, हैंडल, डील कर लेंगे, देखा जाएगा। चलो अब आंसर्स बताओ। कॉर्पोरेट इंडिया को लगभग 800 पोजीशंस भरनी है अगले 9 से 12 महीनों में, क्योंकि सेबी का रेगुलेशन आया है कि जो आईडीज हैं वो 5 ईयर टर्म से ज्यादा नहीं रुक सकते, मतलब 10 साल से ज्यादा नहीं रुक सकते। ये जो डिसीजन है ये April 1, 2014 को आया। नहीं, पहले क्वेश्चन में मैं पोल नहीं दूंगी, अगले वाले में दूंगी। पहला क्वेश्चन इस पैटर्न का साथ में करेंगे। जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में जिस लेवल का ये जो चर्न है, चर्न मीन्स ये जो बदलाव आया है, ये जो कस्टोडियंस हैं, जो प्रोटेक्टर्स हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, उनको अपॉर्चुनिटी देता है कि वो क्या लेके आए, एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लेके आए, वो एक ऐसा चेंज लेके आए जो बहुत बदलाव लेके आए। बताओ फर्स्ट वाले में क्या लग रहा है, हरी तो नहीं, डिस्कार्ड भी नहीं, ढूंढ भी नहीं रहे, कॉन्टिन्यू चेंज, चेंज कॉन्टिन्यू चेंज लेके आना है, चेंज अपने जिम्मेदारी की तरह लेना है। चलो, टू टेक ऑन अ ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज, कीप अप तो कंटिन्यू होता है, चेंज कंटिन्यू नहीं करना है, चेंज बदलाव लाना है, बदलाव की जिम्मेदारी लेनी है अपने कंधों में कि हमें बदलाव लाना है। दे कैन, वो क्या कर सकते हैं, वो जो पुराना मॉडल है उसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। दे कैन कीप अप, जो पुराना मॉडल है कि जितने भी रिटायर्ड लोग हैं, जो बहुत पॉपुलर सीनियर सिटीजन हैं, उन्हीं से भर लें, तो पुराने वाले मॉडल को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर वो लोग उन लोगों को भी ढूंढ सकते हैं जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस तो कम है लेकिन डोमेन नॉलेज बहुत है, उन लोगों को भी ढूंढ सकते हैं, उन लोगों को भी ढूंढ सकते हैं, मतलब ई, जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस कम है लेकिन नॉलेज खूब है, वो लोग जो अलाइंड हैं आगे की अनसर्टेनिटीज को झेलने के लिए, आगे की चीजों से डील करने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए। तो क्या बना हमारा, बी डी ई एंड एफ। समझ आया सभी को, एवरीवन कैसे किया, मजा आया इस पैटर्न में। चलो, तो अभी तो हमने फिलर्स को फिल किया है, अब अगला स्टेप हम क्या करेंगे, अब इसका क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो हमने पढ़ तो लिया है बट फिर भी एक बार फिर से पढ़ लो, एक बार फिर से पढ़ लो जिससे कि आपका क्वेश्चन का आंसर गलत ना हो। चर्न का मीनिंग होता है बहुत बड़ा बदलाव लेके आना, चर्न करना बोलते हैं, जैसे इसको हिंदी में बोलते हैं मथना, जैसे बटर निकालते हैं ना, किससे निकालते हैं, दूध से निकालते हैं, तो चर्निंग का प्रोसेस होता है। हाँ, दही मठा निकालते हैं, तो चर्न मीन्स बहुत तेज तेज कुछ करना कि बदलाव लेके आना, कि पूरा का पूरा बदल जाए। पढ़ लिया सभी ने, कस्टोडियंस भी जो प्रोटेक्ट करते हैं उसके, वो उसी कस्टोडियंस होते हैं। चलो कोशिश करो आंसर देने की।
अच्छा, अब ये क्वेश्चन ना पैसेज के ऊपर नहीं है, अगर आप देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन पैसेज का नहीं है, इसमें आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग लगानी पड़ेगी बहुत ज्यादा, कोशिश करो। पहले मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन पूछ क्या रहा था? जो डिसीजन होता है कि हमें किसी रिटायर्ड इंसान को सिलेक्ट करना है या किसी यंग इंसान को सिलेक्ट करना है जिसके पास कम एक्सपीरियंस है, उस डिसीजन को लेने के लिए हमें बेनिफिट और ड्रॉबैक्स देखने पड़ते हैं। तो कौन कौन सी बात है जो रिटायर्ड वालों के लिए बेनिफिट वाली, कि रिटायर्ड वालों को सिलेक्ट करके बेनिफिट होता है? तो क्वेश्चन ये था कि रिटायर्ड सिटीजन को सिलेक्ट करके क्या बेनिफिट हो सकता है, कि अगर हम कोई जॉब रिटायर्ड सिटीजन को दें तो उससे क्या बेनिफिट हो सकता है, ये क्वेश्चन था। और अकॉर्डिंग टू पैसेज तो लिखा हुआ नहीं था, मतलब अपनी भावनाएं लगानी थी टोटल। तो अब मैं इन वाले महापापियों से बात करना चाहूंगी सबसे पहले, क्या सी आंसर किसी भी हालत में हो सकता है? महा की पावर महापापी अवार्ड में आज इन बच्चों को देना चाहूंगी। क्वेश्चन था कि राम ने रात को क्या खाना खाया, आपने आंसर दिया कि रमेश ने रात को ये खाना खाया। क्वेश्चन था कि रिटायर्ड सीनियर सिटीजन के लिए पॉजिटिव बातें करनी थी, आप आंसर कह रहे हो कि यंगर इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनकी ये पॉजिटिव बातें होती हैं। जो क्वेश्चन उसका आंसर ही नहीं है ये तो। सी तो किसी हालत में नहीं हो सकता। तो ये तीनों ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए। अब ए और बी की टोन देख लेने, पॉजिटिवली बात करनी है, मतलब फायदे बताने हैं। तो अगर हम रिटायर्ड सीनियर सिटीजन को सिलेक्ट करते हैं, इनके पास नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है, इनके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होते हैं, चलो पॉजिटिव बात हो रही है। अगर हम इन लोगों को अपॉइंट करते हैं तो उनका सक्सेस का रिकॉर्ड होता है, इससे बोर्ड की रेपुटेशन और स्टेबिलिटी भी अच्छी हो जाती है। दोनों में ही पॉजिटिव बात हो रही है, दोनों में ही बेनिफिट्स बताए हुए हैं। आंसर इज व्हाट? ओनली ए एंड बी। मैम हम तो वर्ड मैचिंग से जीत गए, यहाँ रिटायर्ड लिखा था, यहाँ यंगर लिखा था, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया। मैम हम वर्ड मैचिंग की वजह से हार गए, यहाँ भी तो यंगर लिखा था, यहाँ यंगर लिखा था, यहाँ यंगर लिखा था, मैच कर गया, तो हमने आंसर मार्क कर दिया। चलो अब अगला क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे, मैं चैट ऑफ कर रही हूँ। ऑल द बेस्ट।
धोखा हो गया मैम, ई ऑप्शन की तरफ तो हम कभी सोचते ही नहीं है। चलो देखते हैं। आरबीआई की जो करेंसी ऑफ फाइनेंस रिपोर्ट है 2000, पहले इनके चलो मीनिंग्स देख लेते हैं। आपने किसी चीज को टाई डाउन कर दिया है, आपने किसी चीज को बांध दिया है, तो बताओ क्या मीनिंग होगा? आपने उसको लिमिट कर दिया है। चलो, कैरी ओवर, आप किसी चीज को कैरी ओवर कर रहे हो, मतलब वो चीज यहां पे थी, आप उसको अपने अगले पे भेज दिया, कैरी ओवर कर दिया, मतलब क्या किया? एक्सटेंड कर दिया। चलो, सेट बैक, आपको आगे बढ़ना था बट सेट बैक हो गए, मतलब क्या समझ में आ रहा है? सेट बैक मतलब पीछे की तरफ चले गए, मतलब स्लो डाउन हो गए भाई। पुल ऑफ एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, ये हमने बहुत बार पढ़ी है। पुल ऑफ का मीनिंग क्या होता है? अचीव कर जाना, किसी चीज को सक्सेसफुल हो जाना। मार्क डाउन, किसी चीज की मार्किंग यहां पे थी, आपने उसकी डाउन मार्किंग कर दी, मतलब कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया, डिक्रीज कर दिया, राइट। स्टैंड ओवर, आपने किसी चीज को स्टैंड ओवर कर दिया। स्टैंड ओवर का मतलब क्या है? इसका एक और फ्रेजल वर्ब होता है जो उसका सिनोनिम होता है पुट ऑफ, मतलब पोस्टपोन कर दिया। चलो अब देखते हैं क्या आएगा। तो आरबीआई की जो करेंसी ऑफ फाइनेंस रिपोर्ट थी टुवर्ड्स अ ग्रीनर क्लीनर इंडिया, ये सबूत है कि सेंट्रल बैंक अपना काम कर रही है। ये एक अपडेट है इसकी पुरानी रिपोर्ट्स का, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग चौंक गए थे कि क्या इसका रिस्पॉन्स होगा क्लाइमेट चेंज को लेकर। एक ऐसा सिनेरियो जब इंडिया क्या चाह रहा है कि वो अचीव कर ले, ऑब्जेक्टिव्स को क्या किया जाता है? अचीव किया जाता है। तो स्टार्टिंग में क्या आएगा? एफ आएगा। तो इंडिया कोशिश कर रहा है कि वो ऑब्जेक्टिव्स को क्या करे। अच्छा बेटा, ऑफ का मीनिंग नेगेटिव होता है बट कहीं कहीं पॉजिटिव होता है, जैसे पुल ऑफ में होता है, सेट ऑफ में होता है। सेट ऑफ का मीनिंग शुरू करना होता है। पुल ऑफ को तो डबल ट्रिपल 4-5 स्टार्स मार्क करके अपनी कॉपीज में लिख लो। और भी बता देती हूँ, ऑफ वाले मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मीनिंग कैंसिल करना होता है। ब्रश ऑफ, ब्रश ऑफ, एक सेकंड मैं क्लास एक्सटेंड कर देती हूँ। हाँ, ब्रश ऑफ का मीनिंग इग्नोर करना होता है। चलो, तो यहां एफ आया, तो ये तीनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। तो इंडिया क्या चाह रहा है? इंडिया चाह रहा है कि हम अचीव कर लें अपने ऑब्जेक्टिव्स को, हम नेट जीरो पे पहुंच जाएं 2070 तक, और हमारी इकोनॉमी जो एडवांस में आ जाए। तो उसके लिए हमको ग्रीन एनर्जी का शेयर बढ़ाना पड़ेगा, इतना बढ़ाना पड़ेगा। और एमिशंस को क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे ग्रीन और क्लीनर इंडिया बनाना है तो मुझे एमिशंस को क्या करना पड़ेगा? धुएं को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा मैम, रिड्यूस करना पड़ेगा, मार्क डाउन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? ए आएगा। ये भी एलिमिनेट हो गया। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलो कोई बात नहीं, एक बार आगे भी देख लेते हैं। हमें तो सीखने से मतलब, हमें सिर्फ क्वेश्चन का आंसर भी थोड़ा देना है, हमें तो लर्निंग करनी है। चलो आगे देखते हैं। रिपोर्ट की जो फाइंडिंग है कि ये जो कंट्रीब्यूशन है ये क्या करेगा? इकोनॉमिक आउटपुट को क्या करेगा? ये 9% से क्या कर, 9% कितना कर देगा? एक वेकअप कॉल है, कम कर देगा, स्लो डाउन कर देगा। तो यहाँ पे सी आ सकता है, इकोनॉमिक आउटपुट को स्लो डाउन कर देगा, सेटबैक कर देगा। ओनली अ मोर एम्बिशियस एक्शन, अगर एक ज्यादा एम्बिशियस एक्शन होगा अचीविंग नेट जीरो का 2050 तक, ये क्या करेगा? वुड, तो जो हमारे लॉसेस हो रहे हैं उसको 3% की क्या कर लगा देगा? हमारे लॉसेस पे 3% की लिमिट लगा देगा। तो यहाँ पे क्या आया? ए आया। तो फाइनल सीक्वेंस इज व्हाट? फाइनल सीक्वेंस इज एफ ई सी एंड। कोई परेशानी?
चलो क्वेश्चन करते हैं, एक बार पढ़ लो इसको अच्छे से, फिर क्वेश्चन दिखाऊंगी। चलिए, आंसर द क्वेश्चन एवरीवन। देखते हैं, टू स्केल इट्स एम्बिशन, अपना एम्बिशन को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की लिमिट्स को एड्रेस करते हुए कौन कौन से कदम है इंडिया जो कंसिडर कर सकती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स को अच्छा करे, इनोवेशन लेके आए क्लीन एनर्जी में, एडवांस एनर्जी स्टोरेज में इन्वेस्ट करे, इंटीग्रेशन में इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज दे जिससे कि एफिशिएंसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ जाए। सही बात है। ऐसे ट्रांजिशन प्लान्स हम करें जो स्पेसिफिक चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को कंसिडर करें। इसमें क्या होगा, इवेलुएट करें फीजिबिलिटी और कॉस्ट को जो अलग अलग स्ट्रैटेजी से एसोसिएटेड हैं, और हम उन सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज करें जिनकी हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी है। अच्छा, स्पेसिफिक सेक्टर्स ही क्यों, मतलब मतलब ये जो है, अगर हम पैसेज को देखें तो पैसेज में तो हम ओवरऑल की बात कर रहे थे। अगर हम पैसेज की बात करें तो हमें ओवरऑल की हम बात कर रहे थे, हम किसी स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग की या किसी स्पेसिफिक सेक्टर की बात नहीं कर रहे थे। चलो सी पढ़ते हैं। कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म्स को इंप्लीमेंट किया जाए, जैसे कि ये सब लगाए जाए, इससे क्या होगा, लोगों को इंसेंटिव्स मिलेंगे, वो एमिशंस को कम करेंगे और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे। पूरे पैसेज में यही बात हो रही थी कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करना है, कार्बन एमिशंस को कम करना है। तो ये भी सही है। तो ए और सी तो पैसेज के हिसाब से है, जबकि बी जो है वो पैसेज के हिसाब से नहीं है। बी इज अ वेरी जनरल बात, अ जनरल स्टेटमेंट। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज ओनली ए एंड सी। कोई परेशानी किसी को भी, किसी भी तरह की? अच्छा, मुझे ना ऐसा लग रहा है, हालांकि हमने 3 क्लासेस कर ली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि मेंस में मैक्सिमम क्वेश्चंस आरसी के आते हैं। आई वुड से 60 to 70% क्वेश्चंस आरसी होते हैं। और एक बार तो ये हुआ था पेपर में, आई डोंट रिमेम्बर 2019 का था या 18 का था, सारे क्वेश्चन आरसी के आए थे। 5 आरसी आए थे और जिनमें 7-7, 8-8 क्वेश्चन थे और सारा ही आरसी था। तो हमें ना आरसी पे बहुत वर्क करने की जरूरत है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ क्या करूंगी, मतलब आप लोगों के साथ ही, मतलब क्लासेस में क्या करने वाली हूँ, हम टॉपिक वाइज तो चलेंगे। जैसे हमने पैराजंबल लिया, हमने क्लोज टेस्ट लिया, हमने बाकी पैटर्न्स लिए, बट साथ में हम आरसी रोज करेंगे। एक हैबिट बना लेते हैं कि हम टॉपिक वाइज तो चलेंगे ही चलेंगे, बट हम साथ में आरसी रोज करेंगे, क्योंकि आरसी से सबसे ज्यादा रीडिंग स्किल्स और आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स इंप्रूव होती है। वोकैबुलरी भी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको पीडीएफ दूंगी अब से जो आरसीज आएंगे उनके इंपॉर्टेंट वर्ड्स का। तो वील डू एवरी टॉपिक। हम जैसे नेक्स्ट वीक जो पूरा का पूरा डेडिकेटेड है, वो किसको डेडिकेटेड है नेक्स्ट वीक, एक बार मैं देख लेती हूँ। नेक्स्ट मैंने आपको स्टडी प्लान दे दिया है ना कंप्लीट, सभी को स्टडी प्लान मिल गया है। तो हमारा जो नेक्स्ट वीक है वो डेडिकेटेड है पूरा का पूरा पैराजंबल्स को। हाँ,
तो हम पूरा पैराजम्बल्स करने वाले हैं, बट साथ में हम आरसीएस भी करते रहेंगे साथ के साथ। यस, अब हम कल मिलेंगे। कल आपका मॉक टेस्ट है कंप्लीट। वैसे मुझे आप लोगों को एसबीआई पीओ मेंस का मेमोरी बेस्ड करवाना था, बट क्योंकि अभी एसबीआई क्लर्क का एग्जामिनेशन है सर पे बहुत सारे बच्चों का, तो इसीलिए सबसे पहले हम जो प्रायोरिटी दे रहे हैं वो एसबीआई क्लर्क को दे रहे हैं। एसबीआई पीओ तो हो गया है ना, तो कल हम एसबीआई क्लर्क का प्री का एक कंप्लीट मॉक टेस्ट करेंगे। ठीक है, मजा आ रहा है परफेक्शन की क्लासेस में? जो उम्मीदें थी वो सारी पूरी होंगी परफेक्शन से, बस एक रेगुलरिटी मेंटेन कर। मेरी पूरी कोशिश है, कंप्लीट कोशिश है आप सभी के लिए कि मैं आपको परफेक्शन में बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट दूं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से समझाऊं, जिससे कि मैक्सिमम इंप्रूवमेंट हो। मैं अपने 100% एफर्ट्स लगा रही हूँ। आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू पुट इन योर 100% एफर्ट्स, जिससे कि हमारा जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है। यस, एक मुझे फीडबैक जरूर दे देना, आपको क्लासेस में कैसा लग रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। सभी लोग मुझे फीडबैक जरूर 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 देंगे। ठीक है, हम सारे टॉपिक्स को बेसिक से एडवांस तक लेके जाएंगे। इन 3 टॉपिक्स पे मेरा सबसे ज्यादा फोकस होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल और क्लोज टेस्ट, क्योंकि पेपर में 90% तो यही है। पेपर का 90% ये है, आपका रीडिंग, आपका पैराजम्बल, आरसी, आपका पैराजम्बल और क्लोज टेस्ट। तो 90% हमारा फोकस इस पे होगा, पेपर में 90% ये आएगा। फिर उसके अलावा जो बाकी टॉपिक्स हैं, स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स, ऑड वन आउट, थीम बेस्ड क्वेश्चंस, फ्रेज रीअरेंजमेंट, वर्ड स्वैप, वर्ड ऑर्डर, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वाले क्वेश्चंस, वर्ड यूसेज के क्वेश्चंस, इनको हम बाकी चीजों में टाइम देंगे। बट सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन में जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो ये 3 टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, ये सारे पैटर्न्स इनके अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आप लोगों को एक क्लोज टेस्ट करवाऊंगी, वोकैबुलरी बेस्ड क्लोज टेस्ट, बड़ा प्यारा क्लोज टेस्ट बनाया हम लोगों ने। अभी नहीं करवाऊंगी, पैराजम्बल की बात करवाऊंगी। इसमें हमने क्या किया है, क्लोज टेस्ट है, वर्ड पूछा है, कौन सा आएगा, ब्लैंक्स दिए हैं, लेकिन उसके अगले क्वेश्चन में उस ब्लैंक के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी पूछे। तो वोकैबुलरी बेस्ड क्लोज टेस्ट हम करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे बहुत प्यारे प्यारे पैटर्न्स बनाए हैं आप लोगों के लिए इस परफेक्शन के लिए। ठीक है, परफेक्शन 1.0 से थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है परफेक्शन 2.0, तो बी रेडी फॉर इट। आशीष सर का आज आ जाना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली जजमेंट। उम्मीदें हैं, प्रेयर्स हैं, आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्रे जरूर कीजिएगा। लेट्स सी क्या जजमेंट आता है आज। जैसे ही आएगा आप सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आशीष सर एकदम वेट कर रहे हैं कि जैसे ही जजमेंट आए, पॉजिटिव आए और आप सभी से वो यूट्यूब पर आके मिले। तो ही अभी सुबह सुबह ही उनसे बात हुई थी, हिंदू से भी पहले ही बात हुई थी, सुबह 6-6:15 बजे के आसपास बात हुई थी। He is very excited for today's judgment and we are also, and let's wait for the judgment. Most probably 5 बजे तक आ जाएगा, 5 PM तक। एंड कह रहे सबसे पहले जजमेंट आएगा, सबसे पहले मैं अपने बच्चों से ही मिलूंगा, बिकॉज इट हैज बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम और बहुत डिफिकल्ट टाइम था। आई एम होपिंग कि आज चीजें बहुत बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, चलिए तो सेशन एंड करते हैं आज का। मिलेंगे आगे की क्लासेस में। 3 सेंटेंस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. एक क्वेश्चन और पूछूंगी मैं आप लोगों से, जो मेरा बहुत मन है आप सभी से पूछने का। अभी उन बच्चों से नहीं पूछूंगी जिनको अभी 2 या 3 दिन हुए हैं, उन बच्चों से पूछूंगी जिनको 1 मंथ हो गया कम से कम। सिर्फ वही बच्चे मुझे आज मेल पे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि परफेक्शन लेना आपकी लाइफ का अच्छा डिसीजन था? क्या 1 मंथ में जो आपको उम्मीदें थी परफेक्शन से, जो आपको लग रहा था कि इतना इंप्रूवमेंट हो जाना चाहिए, क्या वो आप लोगों को इंप्रूवमेंट लग रहा है? यस, चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर योर आंसर्स। एंड मेरी ये कोशिश हर पल हर समय यही रहेगी कि आपको हमेशा लगे कि इंग्लिश आज तक जितनी नहीं सीखी ना, जितने इतने सालों में, जितना जिंदगी के 15 से 20 सालों में इंग्लिश इतनी नहीं सीखी, उतनी उससे ज्यादा इंग्लिश आप परफेक्शन के 3 महीनों में सीख जाओ।
ये मेरी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी आप सभी के लिए। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।